नमस्कार। आज एक नए प्रकरण को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रकरण का नाम है पाठ 6 जनसंख्या। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए जनसंख्या तथा उसकी गुणवत्तापूर्ण कारक महत्वपूर्ण होते हैं। जनसंख्या भी होनी आवश्यक है, साथ ही साथ उस जनसंख्या में क्वालिटी भी होनी आवश्यक है। तो चलिए आज हम भारत और ब्राज़ील दोनों की ही जनसंख्या का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत देश की जनसंख्या का इस पाठ में अध्ययन करेंगे। भारत की जो आकृति दिखाई दे रही है 6.1 के अंतर्गत, इसको निरीक्षण करके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप भी इस आकृति को देख ही रहे हैं। इस आकृति को देखकर हमें यह पता करना है कि कौन से प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इस आकृति में जनसंख्या का वितरण दिया है, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति दी गई है। जहाँ पर घना बिंदु है अर्थात वह जो स्थान है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो इस आकृति को देखकर यह ज्ञात होता है कि कहाँ पर आपके अधिक जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो उसे देखकर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल इन जगहों की जनसंख्या का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है इस आकृति के आधार पे। इस आकृति के आधार पे कम जनसंख्या वाला जो स्थान है या प्रदेश है, कम जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, ऐसे कौन कौन से प्रदेश है कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में? सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन तीनों राज्यों में जनसंख्या कम पाई गई है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है और इस आकृति के आधार पे हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है। साथ ही साथ इस आकृति के आधार पे यह भी बताना है कि कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कितना है। जैसे आपका जो कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में 100 से कम कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 100 से कम घनत्व दिखाई दे रहा है। 100 से कम जो एरिया है वो है आपका जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। इन जगहों पर 100 से कम की आबादी है, जनसंख्या है। 101 से 250 ऐसा प्रति वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी स्थानों पे 101 से 250 जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर का है। 251 से 500 जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है? उसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, असम, त्रिपुरा, इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 251 से 500 तक जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। 501 से अधिक जनसंख्या का घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेशों में है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो इस आकृति को देखकर ये जो मानचित्र है भारत का, उसे देखकर ये ज्ञात होता है कि भारत में प्रतिवर्ष जनगणना की जाती है 10 सालों में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। हालांकि आज हम कहते हैं कि 132 करोड़, 136 करोड़, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आंकड़ा था वह था 121 करोड़। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के आधार पे भारत को विश्व में दूसरा स्थान कहा जाता है। साथ ही साथ भारत में विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.41% क्षेत्र जनसंख्या का कुल भारत में है और जनसंख्या एरिया जो क्षेत्रफल का एरिया है अर्थात हमारा पूरे विश्व में 2.41% जो एरिया है भारत में व्याप्त है। और जनसंख्या का घनत्व देखा जाए या जनसंख्या देखा जाए तो 17.5 हिस्सा भारत में है।
भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। उसके अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत लगभग 382 इतने व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, ऐसा औसतम अनुमान लगाया गया था और निकाला गया था 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत की जो जनसंख्या है उसका वितरण देखा जाए तो असमान है। भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या पर परिणाम पड़ता है। जिस जगह पर उपजाऊ जमीन है, पानी की उपलब्धता है, मैदानी प्रदेश है, ऐसे स्थानों पे मानवीय अधिवास अधिक पाए जाते हैं। जो ऐसे स्थान जो मानव के लिए अनुकूल हो और मानव आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, ऐसे स्थान जो होते हैं वहाँ पे मानवीय अधिवास अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ कृषि और उद्योग के कारण कुछ भागों का जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसमें उत्तरी मैदानी प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इत्यादि जगहों पर जनसंख्या अधिक है। साथ ही साथ जो दुर्गम स्थान है, जो पर्वतीय प्रदेश है, जो पहाड़ी प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, जो जंगल का स्थान है, ऐसी जगहों पर सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वहाँ पर बहुत ही विरल पाई जाती है। ऐसी विरल जनसंख्या हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वगैरह, जिसके पहले की जो आकृति थी उसमें देखा गया है। तो जहाँ पर जनसंख्या के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध है, पर्यावरण अच्छा है, ऐसे स्थानों पे जनसंख्या घनी है, और जहाँ पे दुर्गम स्थान है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। तो ये हमने देखा भारत की जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या का जो वितरण है, भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है उसे हमने देखा। अब आगे हम चलते हैं ब्राज़ील की जनसंख्या का वितरण देखने के लिए। इस आकृति के आधार पे ब्राज़ील की जनसंख्या को देखते हुए यह हम देखकर ही पता चलता है कि ब्राज़ील का जो पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट पर समशीतोष्ण जलवायु वाले जो स्थान है, जिसमें रियो डी जनेरो, साओ पाउलो राज्य, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या केंद्रित दिखाई देती है। ब्राज़ील का उत्तरी जो भाग है, अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या अत्यंत कम है, बहुत ही कम जनसंख्या है इस जगह पे। अमेजन नदी की घाटी का जो भाग है, ब्राज़ील की जनसंख्या का वितरण के लिए कौन सी चीज़ें उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार से भारत में हमने देखा कि प्राकृतिक संरचना, जलवायु सुविधाओं की उपलब्धता, उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता, ये सभी जहाँ पर सुख सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसी जगहों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जो दुर्गम स्थान है, जंगली स्थान है, दुर्गम रेगिस्तानी प्रदेश है, घने जंगल है, ऐसी जगहों पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इस मानचित्र को देखकर यह हम बता सकते हैं कि ब्राज़ील में किस प्रकार से जनसंख्या कम और अधिक पाई जाती है। भारत की तरह ही ब्राज़ील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। ब्राज़ील देश यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। जैसा कि मानचित्र में आपने देखा था, ये दक्षिण की तरफ है, अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, जो देश है, यह ब्राज़ील माना जाता है, दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पर 2010 में जनगणना हुई थी, और 2010 में जनगणना के अनुसार ब्राज़ील की जनसंख्या 19 करोड़ थी, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर है। अगर ब्राज़ील को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राज़ील 5वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील 5वें स्थान पर है। पूरे पृथ्वी का 5.6% भूभाग ब्राज़ील में व्याप्त है, परंतु केवल विश्व का 2.78% जनसंख्या ही इस देश में निवास करती है। और यहाँ पे जनसंख्या का औसत घनत्व निकाला जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 23 व्यक्ति आपको मिलेंगे, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में ब्राज़ील का औसतम घनत्व है व्यक्तियों का 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पर हमने भारत का देखा तो भारत का औसतम घनत्व 382 था, और यहाँ पे ब्राज़ील का केवल 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
ब्राज़ील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। अधिकांश जो जनसंख्या है किनारे पर है, जो किनार पट्टी का एरिया है, समुद्र के तल का जो एरिया है, पूर्वी किनारा है, वहाँ पर जनसंख्या घनी पाई जाती है। घनी जनसंख्या का ये जो क्षेत्र है, यह समतल और निचली भूमि के तटों पर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु अनुकूल जलवायु है, अधिवास के लिए उपयुक्त है। वहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। इसीलिए ब्राज़ील का जो पूर्वी किनारा है, उन किनारों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया गया है। उसी प्रकार ब्राज़ील का जो पश्चिमी किनारा है या उत्तर का जो भाग है, जो अमेजन घाटी के आसपास का भाग है, वहाँ पे अधिकतम जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। जलवायु अनुकूल नहीं है, अधिक वर्षा होती है, दुर्गम रास्ते हैं, घने जंगल है, और यह जो जंगल दुर्गम स्थान जलवायु अनुकूल न होने के कारण ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही विरल है। ऐसे स्थान पे जनसंख्या बहुत ही कम पाए जाते हैं ब्राज़ील के अंतर्गत। यहाँ पर एक छोटा सा जो चित्र दिख रहा है, जिसमें 80 व्यक्ति और यह एक वर्ग बनाया गया है। इसमें आपको देखकर यह पता करना है कि जनसंख्या का घनत्व कितना है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो खड़ा है, वह एक व्यक्ति 80 व्यक्ति के बराबर है। तो 80 इंटू जितने व्यक्ति है वहाँ पर गुणा करके आप बताओगे कि देखकर तो पता ही चल रहा है कि आ जो वर्ग वाला आकृति है, आ वर्ग वाले आकृति में जनसंख्या का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अब हम जनसंख्या का घनत्व देखने के बाद, जनसंख्या का वितरण देखने के बाद जनसंख्या की संरचना की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की संरचना, इसमें लिंग अनुपात। यह आलेख देखकर क्या लगता है? यह आलेख एक रेखा आलेख है। इस आलेख को देखकर हम कह सकते हैं कि यह आलेख एक रेखा आलेख है। इस रेखा आलेख में नीचे की ओर वर्ष दिया गया है और ऊपर की जो खड़ी लाइन दी गई है, ये लिंग अनुपात दर्शा रहा है। यह आलेख ब्राज़ील का लिंग अनुपात दर्शाता है। लिंग अनुपात अर्थात क्या होता है? किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को उस प्रदेश का लिंग अनुपात कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बच्चों। तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में 1000 यानी प्रति 1000 अर्थात 1000 पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की संख्या होती है, उस प्रदेश का या उस राज्य का लिंग अनुपात उसे हम कहते हैं। तो ये ब्राज़ील का लिंग अनुपात है। अब हम भारत और ब्राज़ील दोनों के लिंग अनुपात को देखकर उसकी तुलना करते हैं। जनसंख्या की संरचना, लिंग अनुपात। इसके पहले हमने देख लिया कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों का अनुपात होता है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। इसमें 1961 से लेकर 2011 तक का यह लिंग अनुपात दिखाया गया है ब्राज़ील और भारत का। ब्राज़ील और भारत का लिंग अनुपात को देखकर हमें यह जानकारी होती है कि ब्राज़ील का लिंग अनुपात अधिक है। ब्राज़ील का लिंग अनुपात अधिक है तथा साथ ही साथ देखा जाए तो ब्राज़ील का लिंग अनुपात अधिक है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या अधिक है। वहीं दूसरा जो लिंग अनुपात है भारत का दिखाई दे रहा है। इसमें भारत का लिंग अनुपात बहुत ही कम है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में कम स्त्रियां हैं। शुरुआती के दौर में 1961 में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में भारत में केवल 940 स्त्रियों सम्मिलित थी। उसके पश्चात 1971 में यह संख्या और भी कम आ गई। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई थी और आगे 2001 के बाद भारत का लिंग अनुपात बढ़ा हुआ है। परंतु देखा जाए दोनों का अनुपात अगर लगाने पर यह पता चलता है कि ब्राज़ील का लिंग अनुपात अधिक है और भारत का लिंग अनुपात कम है। भारत के कई दशकों में लिंग अनुपातों में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है और हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। कई उन्होंने योजनाएं चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लड़कियों का प्रमाण, स्त्रियों का प्रमाण देश में बढ़ सके। और इस तरह से अनेक कार्य किए जा रहे हैं भारतीय गवर्नमेंट के अनुसार। परंतु देखा जाए तो ब्राज़ील का लिंग अनुपात अधिक है और भारत का लिंग अनुपात कम है।
ब्राजील में 2001 के बाद लिंग अनुपात में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। उस तुलना में भारत में लिंग अनुपात 2001 के बाद वृद्धि तो हुई है, परंतु उतने मात्रा में नहीं है। यह देखकर आपको एक नया पिरामिड जैसा लग रहा है। यह आलेख एक लिंग पिरामिड जिसे कहेंगे, जिसमें अलग अलग रंगों के द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों को इस पिरामिड के द्वारा बताए गए हैं। आयु लिंग अनुपात पिरामिड इसे कहते हैं। इस पिरामिड को आयु लिंग अनुपात का पिरामिड कहते हैं। यह जो पिरामिड है आयु लिंग पिरामिड, यह जनसंख्या का लिंग और अनुपात इस आलेख के द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। अब आपके मन में होगा इसका उपयोग क्या होता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग और आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है कि किस प्रदेश में कितने स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, उसका अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी 2016 का ब्राज़ील का आयु लिंग पिरामिड जो दिखाया गया है, इसके आगे का जो आकृति है जिसमें भारत और ब्राज़ील दोनों की ही आयु लिंग पिरामिड दिखाई गई है। जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में नहीं है। भारत की जनसंख्या को देखकर, भारत की आयु लिंग पिरामिड को देखकर यह पता चलता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। इसके पिछले प्रकरण में हमें ज्ञात था कि भारत एक युवाओं का देश माना जाता है, दूसरे प्रकरण में हमने सीखा था। तो इस आयु लिंग पिरामिड के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में युवा का प्रमाण बहुत अधिक है। और उपयुक्त आलेख से पता चलता है कि दोनों देशों में युवाओं की संख्या अधिक है, परंतु भारत में ब्राज़ील की अपेक्षा बच्चों का प्रतिशत अधिक है, जबकि ब्राज़ील में यह संख्या 80 वर्ष वाले आयु की संख्या अर्थात वृद्ध लोगों की संख्या ब्राज़ील में अधिक है और युवा लोगों की संख्या भारत में अधिक दिखाई देती है। इस लिंग पिरामिड के आधार पर यह जानकारी हम कह सकते हैं। तो हमने इसके पहले जनसंख्या का वितरण देखा, जनसंख्या की संरचना को देखा, आयु लिंग पिरामिड को देखा। अब अगला जो आलेख चल रहे हैं उस आलेख में हम जनसंख्या वृद्धि की दर को देखते हैं। यह भी एक रेखा आलेख है और यह रेखा आलेख जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है। यह आलेख ब्राज़ील और भारत दोनों की जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शा रहा है। इस आलेख में जब ब्राज़ील का आलेख देखा जाए तो यह आलेख ऊपर से नीचे की तरफ आलेख झुका हुआ है, इसका अर्थात डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। 1960 में 3.0 था वृद्धि की दर, और जब 2001 तक यह जनसंख्या का जो दर है यह 0.5 पर आ गया। 1960 में जनसंख्या वृद्धि की दर 3.0 और वही 2001 तक जनसंख्या की दर 0.5 तक आ गई। वही भारत की अगर तुलना की जाए तो 1961 में भारत की जनसंख्या दर 2.0 थी, परंतु 71, 81, 91 में जनसंख्या की दर काफ़ी वृद्धि हुई, परंतु 2011 में जनसंख्या की दर थोड़ी सी कम हुई, वृद्धि की दर यह हुआ 1.5। इस आधार पर हम देखेंगे कि ब्राज़ील में जनसंख्या की दर में काफ़ी कमी हो रही है। भारत की स्थिति वैसी नहीं है, परंतु 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि 18 करोड़ हुई है। पहले की अपेक्षा इसकी वृद्धि तो हुई है, पर उतने प्रमाण में नहीं हुई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी, उसके बाद यह दर स्थिर हो गई है और कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दर काफ़ी कम हो रही है, परंतु फिर भी यह देखा जाए तो यह बढ़ ही रही है। ब्राज़ील के आलेख का निरीक्षण किया जाए तो यहाँ की जनसंख्या की दर दिन ब दिन कम होते जा रही है और अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत ही कम हो चुकी है, 0.5 से भी कम आ गया है। इसका अर्थ यही है कि जनसंख्या, ब्राज़ील की जनसंख्या निरंतर कम हो रही है अर्थात वहाँ पे जनसंख्या नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि की गति कम है इस वक्र के आधार पे, और भारत की जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वह तीव्र है। अगला जो आलेख है यह आलेख औसत जीवन प्रत्याशा दिखाता है। यह भी एक रेखा आलेख है, यह भी एक औसत जीवन प्रत्याशा दिखाता है।
औसत जीवन प्रत्याशा अर्थात क्या है? इसका अर्थ है किसी देश में जन्मा व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। जीवित रहने के लिए वो 100, 150, 200 कितने भी वर्षों तक जीवित रहता है, परंतु एक अंदाजा लगाया जाता है, एक औसत निकाला जाता है, एक लगभग कुल निकाला जाता है कि औसत व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। तो यहाँ पे भारत और ब्राज़ील दोनों का ही औसत जीवन प्रत्याशा बताया गया है। तो औसत जीवन प्रत्याशा का अर्थ आपको समझ में आया होगा, अर्थात एक अनुमान लगाना कि वह व्यक्ति कितने वर्षों तक जी सकता है, उसे हम औसत जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इसका अर्थ है भारतीय औसत जीवन प्रत्याशा जो है आप आकृति में देख रहे हो, तो जिसमें 1960 में अगर ब्राज़ील का देखा जाए तो औसत जीवन प्रत्याशा 54 थी, परंतु 2016 तक ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष हो गई। वहीं भारत का देखा जाए तो 1960 में औसत जीवन प्रत्याशा 41 हुई और बढ़कर 2016 में 68 वर्ष हुई। अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है तुलना में भारत के, और भारत का औसत जीवन प्रत्याशा कम है। परंतु देखा जाए तो भारत देश भी औसत जीवन प्रत्याशा को निरंतर बढ़ा रहा है और भारत की भी औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि अर्थात सामाजिक प्रगति का लक्षण माना जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति करना, पौष्टिक आहार को मिलना, ये सारी बातें जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, सारी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध रहेगी, चिकित्सा के सारे साधन मिलेंगे और अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा आयु मान जो है, यानी हमारा जो जीवन जीना और भी अधिक होता है। इसीलिए जो विकासशील देश है, विकासशील देशों की तुलना में जो विकसित देश है वहाँ पे औसत जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। परंतु आज भारत भी बहुत सुधार कर रहा है और धीरे धीरे भारत में औसत जीवन प्रत्याशा विकसित किया है और आगे बढ़ रहा है। अब हम अगला जो आलेख देख रहे हैं, रेखालेख, वह है साक्षरता का प्रमाण। साक्षरता का प्रमाण जिसमें भारत और ब्राज़ील दोनों की साक्षरता का प्रमाण दिया है। 1981 में भारत का और ब्राज़ील के साक्षरता प्रमाण में सर्वप्रथम ब्राज़ील का देखेंगे। ब्राज़ील का साक्षरता प्रमाण 74.6% तक था और भारत का साक्षरता प्रमाण 1981 में 40.8% था। ब्राज़ील हर वर्ष ब्राज़ील में साक्षरता प्रमाण में वृद्धि हुई और 2016 तक ब्राज़ील का साक्षरता प्रमाण 92.6% लोग ब्राज़ील में साक्षर थे। उसकी तुलना में भारत में 2016 में 72.2% लोग साक्षर थे। भारत के इस आलेख को देखें और ब्राज़ील के आलेख में देखें तो ब्राज़ील ने काफ़ी प्रगति की है, भारत ने भी बहुत ही तीव्र गति से प्रगति किया है। लेकिन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो किस देश में साक्षरता का प्रमाण अधिक है, तो यह कहा जाएगा इस आकृति के आधार पे ब्राज़ील देश का साक्षरता प्रमाण अधिक है। ब्राज़ील देश का साक्षरता प्रमाण भारत की तुलना में अधिक है और साक्षरता की दर अगर देखा जाए तो साक्षरता की दर में अगर वृद्धि देखा जाए तो भारत देश में साक्षरता की दर में वृद्धि आई है। किस देश की साक्षरता दर अधिक है? भारत की है। यहाँ पे साक्षरता की जो स्पीड में बता रही हूँ वो भारत की है। साक्षरता का जो प्रमाण है वो ब्राज़ील में। यहाँ पे आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रमाण ब्राज़ील का अधिक है, परंतु साक्षरता की जो एक प्रकार से जो स्पीड है, पहले कम उसके बाद ज़्यादा, ये भारत की अधिक हुई है। और इस प्रकार से भारत और ब्राज़ील के साक्षरता को हमने देखा और कंपेयर टू ब्राज़ील से भारत का साक्षरता कम है और ब्राज़ील की साक्षरता बहुत अधिक है। और आपको यह ज्ञात होगा कि इस समय भारत की जो साक्षरता है वो 80 तक लगभग पहुंच चुकी है। यहाँ पे मैंने लगभग का आंकड़ा दिया है। और अंत में जनगणना के बारे में आपको बताती हूँ। भारत में जनगणना का कार्यकाल हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। जिस प्रकार भारत में 10 वर्षों में की जाती है उसी प्रकार ब्राज़ील में भी 10 वर्षों में
जनगणना की जाती है। ब्राज़ील में IGBE यानी ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा हर 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है। दोनों देशों का पहला जनगणना सर्वेक्षण 1872 में हुआ। ब्राज़ील में भी 10 वर्षों में जनगणना की जाती है और भारत में भी की जाती है। भारत की जो जनगणना है हर दशक में प्रारंभ होती है, जैसे 1961, 1971, 1981, 1981, 2001, 2011 लाइक दैट। और ब्राज़ील की जनगणना के जो है वो 1960, 1970, 1980, 1990 इस प्रकार से ब्राज़ील की जनगणना का प्रमाण है। तो आज हमने भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों की जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व भारत का देखा, उसी प्रकार ब्राज़ील की भी जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व को देखा। साथ ही साथ लिंग अनुपात अर्थात जनसंख्या की आयु संरचना में लिंग अनुपात, आयु लिंग पिरामिड को देखा, जनसंख्या की वृद्धि की दर, औसत जीवन प्रत्याशा और साथ ही साथ साक्षरता का प्रमाण देखा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।